गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सर्दी अधिक है तो जहां पर भी है रजाई में कंबल में बने रहिए और ये करंट अफेयर का वीडियो एंजॉय करिए, देखिए, पढ़िए हमारे साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में, 3-4 महीनों में तमाम हिंदी भाषी राज्यों के लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं सुनिश्चित है और तमाम परीक्षाएं भी हैं। तो उस दृष्टिकोण से परीक्षा में आने वाला हर सेगमेंट महत्वपूर्ण है। अगर हम राज्य लोक सेवा आयोगों की बात करें तो लगभग 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी एस्पिरेंट की सफलता के बहुत बड़े निर्णायक होते हैं। अगर हम अधिकांश इन प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो सफलता की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पर डेली करंट अफेयर डिस्कशन की यह श्रृंखला शुरू करी गई है। बीपीएससी 68 बीपीएससी में की तैयारी की दृष्टिकोण से हम 68 बीपीएससी की तैयारी के दृष्टिकोण से प्रभात रंजन सर अपनी क्लासेस ले रहे हैं। और उसके पहले जब हम 67th की तैयारी करा रहे थे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए थे। उसकी प्लेलिस्ट यूनिक एग्जाम्स आईएएस के चैनल पर पड़ी होगी, ठीक है। हम उसको आपके आई बटन में उसको लिंक कर देंगे, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए गए हैं, तमाम विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक का अध्ययन करते हैं और तमाम विश्लेषण उसका देखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन शामिल करते हैं और उसके बाद इसका आंसर हम उसी व्याख्या में देख लेते हैं और इनसे संबंधित तमाम चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं, संबंधित चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर कैसे करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग मैपिंग भी करते चलते हैं। तो आप एटलस आप अपने पास खोलकर बैठिए, ठीक है, और जैसे ही कोई मैपिंग का टॉपिक आएगा आप उस पर नोट्स बनाएंगे। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में अय्यनूर अमनूर पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया गया, ठीक। पैगाह मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर का मुख्यालय कहां है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में गंगा सागर मेले का आयोजन कहां किया गया। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे जो स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे हैं केवल इतने ही प्रश्न नहीं हैं, ये बस मतलब कुछ प्रश्न उठा लिए गए हैं, इनसे संबंधित तमाम व्याख्याएं, बहुत अधिक व्याख्याएं अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डिवाइस को आईपी रेटिंग का दिया जाना क्या संदर्भित करता है, आईपी रेटिंग्स, ठीक। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने इबोला वायरस मुक्त घोषित किया। और हमारा 8वां प्रश्न है, इबोला वायरस का प्राकृतिक वाहक क्या है। अब देखिए इसमें जिस देश को किया इबोला वायरस मुक्त, उस देश के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे जो कुछ झील पाई जाती है उससे संबंधित तमाम हम चीज देखेंगे, ठीक है। तो बहुत विस्तृत हम लोग देखेंगे, आईपी रेटिंग्स के बारे में हम लोग तमाम विस्तृत रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्थान के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 शुरुआत करी गई है, जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग पढ़ाई करेंगे और 90 दिनों के भीतर हम लोग क्रैश कोर्स अपना ये पूर्ण करेंगे। हमारा ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, बाइलिंगुअल प्रोग्राम है। और सबसे खास बात यह है कि आपको वे टीचर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने स्वयं यूपीएससी सीएससी क्वालिफाई किया है, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा जिन्होंने स्वयं क्वालिफाई किया है वो आपको पढ़ाएंगे। हमारा न्यू बैच स्टार्ट है। आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक करा सकते हैं और अपनी सफलता को यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। जैसा कि पहला प्रश्न था कि किस जनजाति ने हाल ही में अय्यनूर अमनूर त्योहार मनाया, तो यह नीलगिरी की एक कोटा जनजाति है। नीलगिरी की एक कोटा जनजाति है। नीलगिरी कहाँ है, ये बहुत ज्यादा पतला हो गया। नीलगिरी कहाँ है अपना, ये देखिए कहाँ गया, ये है नीलगिरी। क्या है अपना, ये जो क्षेत्र है अपना
भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक, ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के ये बॉर्डर पे नीलगिरी पड़ता है। ठीक, तो वहीं पे एक कोटा जनजाति रहती है, वहां उस कोटा जनजाति के द्वारा ये त्योहार मनाया गया। और खास बात यह है कि ये 7 दिवसीय त्योहार है। ठीक है, ये एक जनजाति त्योहार है, 7 दिवसीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान कुछ उनकी प्रक्रिया होती है, कुछ विधि होती है, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी एकत्र किया जाता है। जब मिट्टी एकत्र कर लिया जाता है तो उसके बाद वो बर्तन बनाते हैं। बर्तन बनाने के बाद जो उनकी ईश्वर का मंदिर है उसको खोलते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो बर्तन बनाया जाता है ये प्रत्येक 2 साल में एक बार बनाया जाता है। ठीक, और जो बर्तन बनाया जाता है मिट्टी का बर्तन, उसी मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं और पूरे गांव को, पूरे अपने कस्बे को, पूरे समुदाय में क्या करते हैं, वो प्रसाद के रूप में उसका वितरण करते हैं। और इस पूजा के बाद पुरुष और महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दिन एवं रात में अलग अलग नृत्य करते हैं। अगर हम इसी के साथ अन्य प्रमुख जनजाति त्योहारों के बारे में देखें तो देख लेते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, मेदराम जात्रा त्योहार, ठीक, ये तेलंगाना में मनाया जाता है कोया जनजाति के द्वारा। खास बात यह है कि यह दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, कोया जनजाति। ठीक, और यह 4 दिवसीय मनाया जाता है। कोया जनजाति तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी समुदाय है, जनजातीय समुदाय है। मीमकूट उत्सव, यह मिजोरम में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? कुकी जनजाति के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर में के दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भगोरिया त्योहार, यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वहां पे कुछ जो जनजाति है, जैसे भील हो गई जनजाति, भिलाला हो गई, पाटलिया जनजाति हो गई, राठिया जनजाति हो गई। अच्छा, ये भगोरिया त्योहार, इसका भगोरिया नाम क्यों पड़ा? यह होली के लगभग 1 सप्ताह पहले मनाया जाता है। और भगोरिया नाम इसलिए पड़ा कि इन जनजाति समुदायों के युवक, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला या कन्या कह सकते हैं, अविवाहित युवक और अविवाहित युवती, वो होली खेलते हैं। इसमें प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले जो युवक होता है वो अपनी पसंद की युवती के गाल पर गुलाल लगाता है, और अगर वह युवती उस युवक के पीठ पर अपना गुलाल लगा देती है तो यह माना जाता है कि उन दोनों में आपसी स्वीकृति है, आपसी सहमति है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसी प्रक्रिया के तहत एक रस्म के तौर पर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उसी समय उसको ये मान लिया जाता है कि वे दोनों साथ उस क्षेत्र से बाहर चले गए, और उनके इस स्वीकृति को या उनके चले जाने को वह समुदाय प्रेम विवाह के रूप में स्वीकार करता है, और उसके बाद उनका विवाह करा दिया जाता है। ये वहां से इसका नाम भगोरिया पड़ा। ठीक, अगर हम अगले पर्व की बात करें तो सरहुल पर्व है, वह झारखंड में मनाया जाता है। और खास बात यह है कि यह आदिवासियों के द्वारा वसंत ऋतु में मनाया जाता है, और इसको हम फूलों के त्योहार के रूप में भी जानते हैं। फूलों का त्योहार चूंकि वनस्पतियों से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, इसलिए सबसे बड़ा प्रकृति पर्व भी है। यह 4 दिवसीय होता है। और जैसे अभी हम नव वर्ष की बात कर रहे थे कि जैसे भोगला बिहू, और बिहू के बाद क्या है, असम में नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो अगर हम आदिवासी जनजाति या आदिवासी समाज की बात करें तो ये जो सरहुल पर्व है, ठीक है, उसी के बाद क्या होता है कि गेहूं की कटाई की जाती है, रबी की फसल की कटाई करी जाती है इसी के बाद। और यह आदिवासियों के नव वर्ष के शुरुआत का समय होता है। सरहुल पर्व आदिवासियों के नव वर्ष के शुरुआत का पर्व होता है। चलिए ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए, और ये जो सरहुल पर्व है, इसके तीसरे दिन, इसी सरहुल पर्व में इसके तीसरे दिन चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर एक खिचड़ी टाइप का कुछ बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंडी कहते हैं, और उसको वो अपने प्रसाद के रूप में अपने समुदाय में वितरित करते हैं। अगर हम आदिवासियों के आवास स्थलों के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अगर हम सरहुल
पर्व की बात करें तो इसको कई क्षेत्रों में कई आदिवासी इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे उराव इसे खद्दी कहते हैं, संथाल इसे बापरब कहते हैं, तो वहीं खड़िया जनजाति इसको जकोर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे हमारा नीलगिरी है। ठीक, ये नीलगिरी में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमारा नीलगिरी है, ऊपर कर्नाटक है, इधर तमिलनाडु है। ठीक, इसके बारे में साउथ के बारे में हम लोगों ने मैपिंग कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न था कि पैगाह मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये पैगाह मकबरा अचानक से चर्चा में क्यों आया? यह चर्चा में इसलिए आया कि इन मकबरों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष एक है। ठीक है, उसने कितने का $2.5 लाख का इसने वित्तीय सहायता मुहैया कराई है इसके लिए, तो इसलिए ये चर्चा में आया। इसके बारे में देख लेते हैं। पैगाह मकबरे ये कहाँ हैं? तो ये हैदराबाद में है। अगर बात करी जाए कि ये कब निर्मित हुए, ये भी आर्ट्स एंड कल्चर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्ट्स एंड कल्चर की दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। कब निर्मित हुआ अगर हम ये देखें तो 18वीं 19वीं शताब्दी में ये पैगाह मकबरे निर्मित हुए। और इस मकबरे में खासियत ये है कि जो इस पूरा परिसर है, इस मकबरे का पूरा परिसर है, उसका जो प्रवेश द्वार है वो धनुषाकार है। ठीक है, और धनुषाकार प्रवेश द्वार को हम क्या कहते हैं? नौबत खाना कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, टर्मिनोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम पैगाह मकबरे की बात करें तो उसको मकबरा शम्स अल उमरा भी कहते हैं, मकबरा शम्स उल उमरा भी कहते हैं। इसमें इस पूरे परिसर में कुल मकबरों की संख्या 27 है। ठीक, कुल मकबरों की संख्या कितनी है? 27 है। अगर बात करें कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मकबरा कौन है, तो हुसैन उन निशा बेगम का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण मकबरा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो ताजमहल के अंदर जो मुमताज महल का मकबरा है उसी की प्रतिकृति वो है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ इस मकबरे में जो संगमरमर यूज किया गया है या प्रयोग किया गया है वो मकराना का संगमरमर है, जिस पर बिल्कुल सुंदर पित्रा डिवरा का जड़ाऊ कार्य किया गया है। ये पित्रा डिवरा क्या है? ये पत्थरों पर रत्न जड़ने की ये तकनीक है, पित्रा डिवरा। चलिए, इसे परचिनकारी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम मकबरों के चारों ओर बात करें तो अलंकृत जालियां हैं और नक्काशीदार खंभे हैं, अलंकृत गुंबद है। मकबरों का निर्माण कार्य अगर हम देखें तो सबसे पहले 1787 में नवाब तेग जंग बहादुर और उसके बाद उनके पुत्र आमिर फिर कबीर प्रथम ने इन मकबरों का निर्माण कराया। लेकिन आरंभ किन्होंने किया? तो 1787 में नवाब तेग जंग बहादुर जी ने इन मकबरों का निर्माण कार्य शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम मकबरों की निर्माण सामग्री की बात करें तो चूने और गारे से यह बनाया गया है और संगमरमर जहां पर प्रयोग किया गया है, सॉरी थोड़ी हिचकी आ रही है, संगमरमर जहां पर प्रयोग किया गया है उन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी उकेरे गए हैं। परीक्षाओं में वास्तुशिल्प से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो पैगाह मकबरे हैं ग्रीक, पर्शियन, मुगल, राजस्थानी, आसिफ जाही और दक्कनी वास्तुशिल्प का मिश्रण है। मतलब देशज और विदेशज जो भी वास्तुशिल्प शैलियां हैं उन शैलियों का मिश्रण है। ठीक, इनका जो संरक्षण करता है वह तेलंगाना सरकार का पुरातत्व विभाग इनका संरक्षण करता है। और ये जो $2.5 लाख की ये जो सहायता दी गई है वो उसका जो प्रशासन करेगा या किस तरीके से धन खर्च होगा, किस तरीके से व्यय होगा, यह आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर वो प्रशासित करेगा। ठीक है, संरक्षण और बहाली का कार्य करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम आगे देख लेते हैं। अगर हम पैगाह मकबरे, उनको पैगाह मकबरे क्यों कहते हैं? तो पैगाह परिवार एक था।
ठीक है, इसलिए उनको हम पैगाह मकबरे कहते हैं, उनको मकबरों के। पैगाह परिवार जो था वो दावा करते थे कि वो इस्लाम धर्म के, इस्लाम संप्रदाय के दूसरे खलीफा उमर बिन अल खताब के वंशज हैं, ठीक। और ये 18वीं शताब्दी के दौरान ये जो हैदराबाद के निजाम या आसफ जाही वंश था उनकी सेवा में थे, ठीक। और ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि निजाम रियासत के ये सबसे वफादार थे, सबसे प्रभावशाली थे और सबसे शक्तिशाली परिवार थे। और इनकी वफादारी को देखते हुए निजाम ने एकमात्र, मतलब उस पूरे रियासत में, निजाम की रियासत में एकमात्र ऐसा परिवार था जिनको निजामों ने अपनी निजी सेना रखने की अनुमति दी थी, ठीक है। फैक्ट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमने आगा खां ट्रस्ट के बारे में बात किया था, ठीक है। ये देखिए, ये नक्काशी है, ये नक्काशी है, ठीक, देख रहे हैं कितना सुंदर है। हमने आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के बारे में बात किया था, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1988 में यह स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां फोर्थ या चतुर्थ के द्वारा यह किया गया था। यह है क्या? तो यह एक निजी गैर सांप्रदायिक परोपकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर या यह कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और एक यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क करके एक प्रोग्राम है, उसका ये अभिन्न हिस्सा है जो कि विभिन्न संरचनाओं, विभिन्न इमारतों के संरक्षण का कार्य करता है, जो कि हमारी कल्चर से रिलेटेड है। ऐसी संरचनाएं जो हमारी कल्चर को समृद्ध करती हैं, उनकी संरक्षण का कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि गंगा सागर मेला, हाल ही में गंगा सागर मेला कहां संपन्न हुआ? तो चलिए गंगा सागर मेला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है, ठीक। अगर प्रश्न ये कोई करे कि कब आयोजित होता है, तो मकर संक्रांति के दौरान, जिसको कि खिचड़ी वगैरह कहते हैं, उत्तर भारत में खिचड़ी कहते हैं, ठीक, अमूमन। तो मकर संक्रांति के दौरान 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच यह आयोजित होता है। तो इस वर्ष भी इसी समय आयोजित हुआ। कहां होता है? तो पश्चिम बंगाल, अपना जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके सबसे दक्षिणी सिरे पर सागर द्वीप स्थित है, वहां पे ये अवस्थित होता है। अभी हम वहां पे ये आयोजित होता है, अभी हम मैपिंग में देख लेंगे उसको, ठीक। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि गंगा सागर क्या है, तो आप उत्तर उसको चुनिएगा, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है, ठीक। इसकी अवस्थिति कहाँ है? गंगा सागर की अवस्थिति कहाँ है? तो गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का जहां संगम होता है, वहीं पर गंगा सागर द्वीप की स्थिति है। गंगा सागर मेले में जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि ये गंगा जो सागर है, वहां के आसपास का तटीय क्षेत्र जो है, वहां पर स्नान करते हैं और वहां पर स्थित कपिल मुनि के मंदिर में पूजा करते हैं। अगर हम कुंभ मेले के बाद की बात करें, तो कुंभ मेला 3 महीने तक चलता है। उस मेले के बाद गंगा सागर तीर्थ भारत में दूसरी सबसे बड़ी समागम है, या दूसरी सबसे बड़ा त्योहार है, दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सागर द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगा डेल्टा में स्थित द्वीप है। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति अभी हमने देखा ही था, तो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर अवस्थित है, महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में। अगर हम इसकी राजनीतिक अवस्थिति देखें, तो दक्षिण 24 परगना करके एक जिला है पश्चिम बंगाल में, वहां पर काकद्वीप उपखंड है, वहां पर एक गांव है गंगा सागर द्वीप। सागर द्वीप एक गांव है वहां पर। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गंगा सागर द्वीप जो है सुंदरवन का हिस्सा है, लेकिन यहां पर सुंदरवन में पाए जाने वाले बाघों का आवास नहीं है, बाघ नहीं पाए जाते, मैंग्रोव वनों का विस्तार नहीं है, या कोई और जो कि यहाँ पे नदी, सहायक नदी है, उनका यहाँ पे उपस्थिति, इन सहायक नदियों की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा
राजनीतिक, ठीक। इधर ये बांग्लादेश है और ये हमारा क्या है, ये हमारा हिस्सा, और ये हमारा क्या है, झारखंड है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। अब यहां पर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है गंगा सागर द्वीप, ठीक। अगर हम इसको बड़े में देखें तो ये देखिए, ये हमारा गंगा सागर द्वीप है, इधर से हुगली नदी आ रही है, ठीक है, ये हुगली नदी है। अब देखिए ये बंगाल की खाड़ी का संगम है। चलिए आगे चलते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ की बात हमने करी थी, तो देख लेते हैं इसको। महाद्वीपीय शेल्फ से पहले हम देख लेते हैं एक CLCS के बारे में देख लेते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ सीमा पर एक आयोग के बारे में देख लेते हैं। यह 21 सदस्यीय आयोग होता है, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से होते हैं और विषय विशेषज्ञता इनके पास होती है, ठीक है। इनका कार्य क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के कार्यान्वयन में मदद करते हैं। इन्हीं की सिफारिश पर समुद्री आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील की आगे के महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पर महाद्वीपीय सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक, EEZ, इसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है या इसी तरीके से निर्धारित होता है कि आधार रेखा से लेकर, ठीक है, आधार रेखा से लेकर ये 200 नॉटिकल मील तक इनका विस्तार होता है, ठीक। और जहां इनका विस्तार होता है यहां पे इनका संपूर्ण या संप्रभु अधिकार होता है। वो कोई भी प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पे खोज सकते हैं, उससे संबंधित कोई भी ये कार्य कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महाद्वीपीय शेल्फ जो होता है उसकी लंबाई इससे अधिक हो जाती है, तो समुद्री सीमा का निर्धारण 200 नॉटिकल मील की अपेक्षा क्या होता है, उसका निर्धारण महाद्वीपीय शेल्फ की लंबाई के आधार पर होता है, ठीक। ये महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। देखिए ये क्या है, मैंने बनाया था ये फिगर, ये तो ये जो हिस्सा है, मान लीजिए अगर हमारा ये भू क्षेत्र है तो भू क्षेत्र से जस्ट थोड़ा सा नीचे ये महाद्वीपीय शेल्फ होता है। जो स्लोप होता है वो महाद्वीपीय शेल्फ होता है, ठीक है, जहां पे कि पानी बिल्कुल, जहां पे हम आराम से चल सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ, ये देखिए ये महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद ये महाद्वीपीय स्लोप है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, मैदान है, और उसके बाद गहरा सागर है, ठीक। ये देखिए हाई सी, ये हमारा 200 नॉटिकल मील। उसके बाद क्या है, क्षेत्रीय सागर, ये है 12 नॉटिकल मील तक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए महाद्वीपीय शेल्फ, ये हमारा भू क्षेत्र है, ये महाद्वीपीय मग्न तट, इसी को महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक, स्लोप। आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा प्रश्न था कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, ठीक। उससे रिलेटेड ये प्रश्न था, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। उस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक, और IG ड्रोन्स एक टेक स्टार्टअप कंपनी है, उसने इसको निर्मित किया है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो यह लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। पेलोड क्या होता है हमने आपको बताया था। विशेषता अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, थर्मल इमेजिंग से लैस है, मतलब थर्मल इमेजिंग कर सकता है, नाविक और GPS नेविगेशन सिस्टम के आधार पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह है स्काई हॉक। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। ये देखिए, ये हवाई जहाज की तरह लग रहा है ना, लेकिन ये इसको उड़ने के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ऐसे उड़ सकता है, वर्टिकल टेकअप भी कर सकता है और
लैंडिंग भी कर सकता है। तो जब वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है, तो उसको उड़ने के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती तो किसी भी क्षेत्र में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। IP67 रेटेड है, IP67 रेटेड है और अधिकतम गति में यह 12 से लेकर 15 मिनट के समय में यह 100 किमी तक की यात्रा कर सकता है। अब IP रेटिंग क्या है? तो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मार्किंग इसको कहते हैं और यह इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि IP रेटिंग क्या है, तो IP रेटिंग किसी भी डिवाइस को धूल और पानी की मार से बचाने की क्षमता को बताती है। अभी हमने देखा कि IP रेटिंग 6-7 से उसको क्या किया गया, चिन्हित किया गया है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अगर कहीं किसी डिवाइस पे लिखा हुआ है कि IP रेटिंग 6-8, ठीक, तो इसका मतलब यह है कि यह 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक डिवाइस रह सकता है, झेल सकता है, उसको कोई समस्या नहीं होगी। अगर IP रेटिंग 6-7 लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि 1 मीटर तक के गहरे पानी में डिवाइस 30 मिनट तक रह सकता है। पानी की गहराई में कमी अधिक हो जाएगी। अब देखिए ये जो दूसरा डिजिट है, ये 8 और 7, ये क्या बताता है? ये वाटर रेसिस्टेंस बताता है कि कितनी देर तक या कितनी गहराई तक वह उस जल क्षेत्र का प्रतिरोध कर सकती है। लेकिन इसका जो पहला डिजिट है, जो कि मैंने यहाँ 6 दोनों में है, यह बताता है उसका डस्ट रेजिस्टेंस, जो कि लगभग 8 घंटे है। ठीक, तो IP रेटिंग है मतलब वह जल में भी अगर वो गिरती है, पानी में भी गिरती है 1-1.5 मीटर तक, तो 20-30 मिनट तक वह खराब नहीं होगी और डस्ट में भी वह खराब नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में अगला जो हमारा प्रश्न था कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को इबोला बीमारी की समाप्ति से वहां पे इबोला बीमारी को समाप्त घोषित किया? किस देश में किया? ठीक है, संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तो वह युगांडा से किया। युगांडा से सूडान इबोला बीमारी की समाप्ति की घोषणा WHO ने करी। अगर हम बात करें युगांडा में, तो यहां पे सबसे पहला मामला जो देखा गया था, अच्छा ये इबोला से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, पूछ चुका है। तो पहले मामले की पुष्टि जो युगांडा में हुई थी वो 20 सितंबर 2022 को हुई थी, लेकिन 4 महीने से कम ही की अवधि में युगांडा ने इस प्रकोप को अपने यहां पे समाप्त कर दिया। ठीक, अगर हम इबोला वायरस रोग की बात करें, तो यह इबोला वायरस के कारण होता है। ठीक, यह जो वायरस होता है यह निष्क्रिय अवस्था में होता है, मतलब कि यह मृतप्राय अवस्था में होता है और वर्षा वनों में क्या होता है, रहता है, वर्षा वनों में पाया जाता है। पहले इबोला को इबोला रक्तस्रावी बुखार भी कहते थे, इबोला रक्तस्रावी बुखार भी इसको कहते थे। चलिए ये देखिए, ये इबोला वायरस का ये है, इसी तरीके से होता है इबोला वायरस। अगर हम इबोला वायरस के विस्तार की बात करें तो यह सामान्यतः अफ्रीकी महाद्वीप तक ही सीमित है। मनुष्यों में दुर्लभ, गंभीर और घातक बीमारियों को प्रेरित करती है, जनन करती है। इबोला वायरस की सबसे पहली खोज 1976 में इबोला नदी के पास कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में करी गई थी। ठीक, इसीलिए इबोला नदी के पास करी गई थी, इसलिए इबोला वायरस उसका नामकरण कर दिया गया। सबसे पहला मामला दिसंबर 2013 में गिनी में देखा गया। बाद में गिनी के पड़ोसी देश लाइबेरिया, सियरा लियोन में भी यह फैला और अभी 2022 में यह सूडान में देखा गया था। अगर इसके प्राकृतिक वाहक की बात करें, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो फ्रूट बैट है या चमगादड़ है। और रोग का जो संचरण होता है, संचरण की जो प्रकृति है वह जीनोटिक है। जीनोटिक का मतलब क्या है? पहले यह फ्रूट बैट, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर या जो वनों में रहने वाले मृग हैं या पोर्क पीस हैं, इनके टच के कारण, इनके स्पर्श के कारण ये मानव में आएंगे, फिर मानव से मानव में फैलेंगे। ठीक है, ये जीनोटिक प्रकृति का इसका संचरण है। संक्रमित व्यक्ति के जो तरल पदार्थ होता है
उसके माध्यम से यह मनुष्यों में फैलता है। अब तरल पदार्थ की बात कर ले तो जैसे व्यक्ति का संक्रमित या पीड़ित व्यक्ति का रक्त हो गया, मल हो गया, दस्त हो गया, उल्टी हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीज से ये बहुत तेजी से फैलता है, प्रत्यक्ष संपर्क के कारण बहुत तेजी से फैलता है। इवन ये माँ के दूध में भी होता है। अगर माँ पीड़ित है इबोला वायरस से और वह दुग्धपान करा रही है अपने शिशु को, तो माँ के दूध से भी उससे फैल सकता है, मूत्र से भी फैलता है। और इवन यदि कोई विवाहित पुरुष या विवाहित महिला अगर इबोला वायरस से पीड़ित है और वो आपस में संभोग करते हैं तो वीर्य के माध्यम से भी इबोला वायरस से दूसरा उसका पार्टनर क्या होता है, प्रभावित हो सकता है, दुष्प्रभावित हो सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो बुखार है, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, यकृत और गुर्दे का फेलियर भी इसका प्रमुख लक्षण है। और कुछ मामलों में तो यहां तक देखा गया है कि आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव भी देखे गए हैं। ठीक, अब चूंकि ये लक्षण तो कई बीमारियों में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लक्षण, तो कैसे पहचाना जाए कि ये वाले लक्षण इबोला बीमारी को ही संदर्भित करते हैं। तो ये जो एलिसा है, इसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है और आरटीपीसीआर कोविड के समय तो आरटीपीसीआर का मतलब प्रतिदिन पेपर में आरटीपीसीआर ही आ रहे थे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा टेस्ट किया जाता है। रोग के उपचार की बात करें तो एयरवेवो वैक्सीन सफल उपचार करता है और रेमडेसिविर का भी परीक्षण इस रोग पर किया गया था। ठीक, अब एक बात और कि सूडान क्यों कहा गया, सूडान इबोला वायरस, तो इबोला वायरस की कई श्रेणियां हैं। ठीक है, तो उसी में एक सूडान है, दूसरा जैर है, इसी तरीके से तमाम इबोला वायरस की श्रेणियां हैं। युगांडा जिस इबोला वायरस से परेशान था, इबोला वायरस का प्रकोप था, वो सूडान श्रेणी का इबोला वायरस था। चलिए अब हम युगांडा गणराज्य के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, मैपिंग का टॉपिक है। अभी हम लोग इधर मैप भी देखेंगे। ठीक, ये देखिए, पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर मैप से देख लेंगे। पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, एक स्थल विरुद्ध देश है। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, कंपाला है और मुद्रा युगांडा शिलिंग है। अगर हम युगांडा के अगर हम पूर्व की बात करें, एक मिनट, अगर हम युगांडा के पूर्व में बात करें तो यहां पे क्या है, यहां पे केन्या है, इसके सूडान है, यहां पर युगांडा के उत्तर में सूडान है, पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, साउथ में इसके रवांडा है, साउथ वेस्ट में। ठीक, और इसके साउथ में क्या है, तंजानिया है। और इसके दक्षिणी हिस्से में, युगांडा के दक्षिणी हिस्से में विक्टोरिया झील है, जो कि केन्या और तंजानिया के साथ सीमा साझा करती है। अब देखिए, ये हमारा है युगांडा, युगांडा के उत्तर में देखा साउथ सूडान है, पूर्व में केन्या है, साउथ में तंजानिया है, उसके जस्ट साउथ में या साउथ वेस्ट में हम देख सकते हैं रवांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो युगांडा के वेस्ट में है। और ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये क्षेत्र क्या है, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की, ये जो विक्टोरिया झील है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो यह युगांडा, केन्या, तंजानिया में विस्तृत है। लेकिन अगर इस झील के हम प्रसार क्षेत्र की बात करें तो यह रवांडा और बरुंडी में भी इसका प्रसार क्षेत्र है। बरुंडी रवांडा के जस्ट नीचे है। ठीक, यहां पर इसका प्रसार क्षेत्र है। विक्टोरिया झील से 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। और विक्टोरिया झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली सबसे बड़ी झील फिर कौन सी है, सुपीरियर पहली सबसे बड़ी झील है मीठी पानी की, विक्टोरिया मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो इसका तीसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
तीसरा स्थान है। तो पहला कौन है? पहला कैस्पियन सागर है। दूसरा कौन है? दूसरा सुपीरियर झील है। ठीक है, चूंकि विषुवत रेखा गुजरती है इसलिए यहाँ पे विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जैसा कि हमने पहले देखा था कि वहां पे इबोला वायरस उधर ही रहते हैं, उधर ही पनपते हैं। ठीक, तो और अच्छा, इसको डार्विन के ड्रीम पॉन्ड की भी संज्ञा दी जाती है। डार्विन के ड्रीम पॉन्ड की भी संज्ञा दी जाती है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो हमने प्रश्न देखे थे शुरुआत में, उन प्रश्नों के उत्तर हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट करेंगे और जहां पे भी जरूरत समझ में आएगी आपको अपने हिसाब के हिसाब से जो चीजें आपके लिए नहीं होंगी उनका आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।